मौसम चुनावी है। देश लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियों में लगा हुआ है। चुनावों का निष्कर्ष निकलने से पहले हम हाजिर हैं राजनीति के बदलते समीकरणों का निष्कर्ष लेकर। वीकेंड निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। किसी में प्रधानमंत्री की कमजोरी की कहानी लिखी गई है तो कोई मनमोहन सिंह को कि उनकी बदकिस्मती गिना रहा है। लेकिन क्या मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जैसा कि कुछ किताबें दिखा रही हैं? ये रिपोर्ट। कमजोर, मौन, बस नाम के पीएम। न जाने ऐसे कितने विशेषणों से पीएम को संबोधित कर उनके आलोचक और विरोधी उन पर हमले कर करके थक गए थे। और शायद खुद कांग्रेस को मनमोहन सिंह में कोई करिश्मा नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए चुनावी रैलियों को लेकर भी कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच पीएम डिमांड में नहीं रहे। यहां तक कि चुनाव का चौथा चरण बीत जाने के बाद भी पीएम ने केवल 4 रैलियां की हैं। शायद जनता में इस बात से जा रहे संदेश की चिंता के चलते ही सोनिया गांधी को भी ये कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री को चुनावों में और ज्यादा प्रचार करना चाहिए। कुल मिलाकर पीएम को लेकर उत्साह और चर्चाएं दोनों ही ठंडे पड़े हुए थे कि अचानक 2 किताबों ने पीएम के किस्से को फिर से छेड़ दिया। पहले पीएम के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और फिर पूर्व कोयला सचिव पीएस पारेख की किताब द क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर। इन दोनों किताबों में मोटे तौर पर यही बात कही गई है क्यों और कैसे 10 साल तक लगातार पीएम रहने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर देखे गए और कैसे वो अपने पद के साथ इंसाफ करने के बजाय कांग्रेस अध्यक्ष की जी हुजूरी में लगे रहे और इस तरह उन्होंने अपनी छवि खुद खराब कर ली। बात नई नहीं है, सभी आलोचक और विरोधी अपने अपने तरीके से यही कहते रहे। लेकिन चुनावों के वक्त पीएम के साथ काम कर चुके 2 लोगों की किताबों ने कही कहाई उन्हीं बातों का नया तूफान खड़ा कर दिया है। समय के लिए दिनेश गौतम। 2004 का वो लम्हा जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री जैसे अहम पद को ठुकरा दिया था। इस लम्हे ने सोनिया गांधी को लेकर लोगों की सोच को बदल कर रख दिया था। लेकिन क्या पीएम नहीं बनना सोनिया का वाकई एक त्याग था? 2004 में सोनिया गांधी के पीएम पद ठुकराने के बाद लोग उनमें मदर टेरेसा से लेकर न जाने त्याग के कितने रूप देखने लगे। सोनिया ने खुद इसे अंतरात्मा की आवाज कहा तो समर्थकों ने उन्हें तपस्या और त्याग की मिसाल करार दे दिया। मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री तक का दिन नहीं, मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज के मुताबिक चलूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर। लेकिन बारू के मुताबिक असल में इस कदम के पीछे कोई त्याग की भावना नहीं थी, बल्कि एक सियासी चाल थी। पीएम पद सोची समझी रणनीति के तहत ठुकराया गया था। सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पीएम से भी ऊपर की सोच रही थी। इसीलिए न सिर्फ पीएमओ में सोनिया के पसंदीदा अधिकारियों की तैनाती की गई बल्कि सारे बड़े फैसले भी 10 जनपद से होने लगे। बारू ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी के कहने पर पुलक चैटर्जी को पीएमओ में शामिल किया गया। पुलक पहले खुद सोनिया गांधी के सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं और उनके बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। लिहाजा उन्होंने भी 10 जनपद के ग्रीन सिग्नल पर ही अपनी गाड़ी दौड़ाई। पुलक नियमित रूप से लगभग हर रोज सोनिया गांधी से मिलकर उन्हें नीतिगत मुद्दों की जानकारी देते थे। पुलक ही पीएम और सोनिया के बीच नियमित संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे। बारू के मुताबिक मनमोहन सिंह ने इसे भी अपनी मजबूरी समझकर स्वीकार कर लिया था। हालात को देखते हुए उन्होंने खुद को लगभग सरेंडर करते हुए मान लिया था कि यूपीए सरकार में केवल एक ही पावर सेंटर होगा और वो होगा 10 जनपद। समय के लिए हेमंत उपाध्याय। प्रधानमंत्री का काम क्या पार्टी की बात को सुनना है या फिर सरकार को सही दिशा और दशा देकर विकास की पटरी पर दौड़ाना? हालांकि इस खींचतान के बीच संतुलन बिठा पाना किसी भी पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के लिए कभी आसान नहीं होता। एक पार्टी और उसी पार्टी की सरकार, सुनने में ये लग सकता है कि ये तो आदर्श स्थिति है, विन विन सिचुएशन है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि पार्टी का पूरा ध्यान अगले चुनाव पर होता है, वोटों के जुगाड़ पर होता है और इसके लिए लुभावने वादों पर होता है, जबकि सरकार को कई कड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं। इस खींचतान के बीच संतुलन बिठा पाना किसी भी पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के लिए उतना आसान नहीं होता।
और इसीलिए पार्टी पहले या सरकार, इस विवाद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना आजाद हिंदुस्तान का। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तब के कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी के बीच भी ऐसा ही विवाद हुआ था। कृपलानी चाहते थे कि सरकार उन्हें भरोसे में लेकर नीतियां बनाए। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये तभी मुमकिन है जब कृपलानी भी कैबिनेट के सदस्य हों, और इस विवाद के चलते कृपलानी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। असल में पार्टी अध्यक्ष और पीएम के बीच इसी खींचतान से बचने के लिए कांग्रेस के ज्यादातर प्रधानमंत्रियों ने अध्यक्ष पद अपने पास ही रखा, या फिर प्रधानमंत्री वो व्यक्ति रहा जिसका राजनीतिक रसूख अध्यक्ष के मुकाबले ज्यादा बड़ा रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मामले में चुनौती ये थी कि वो खुद सियासी शख्सियत नहीं थे और पार्टी के सबसे बड़े राजनीतिक रसूख वाली सोनिया गांधी के हाथ में पार्टी की कमान थी, पर वो पीएम नहीं थी। और ऐसी स्थिति में वो बहस और बड़ी हो जाती है कि प्रधानमंत्री को पार्टी के प्रति आखिर कितना जवाबदेह होना चाहिए कि वो पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी तो निभा पाए, लेकिन ऐसा न हो कि वो पार्टी के हाथों में नाचता कोई खिलौना लगे। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद के चलन की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान 4 पार्टी अध्यक्षों के साथ काम किया, लेकिन क्योंकि उनके कद से बड़ा कोई व्यक्ति पार्टी में नहीं था और उनके अंदर गठबंधन की सरकार और पार्टी के साथ तालमेल बिठाने की सियासी सूझबूझ थी, लिहाजा पार्टी कभी वाजपेयी पर हावी नहीं हो पाई। समय के लिए दिनेश गौतम। क्या पीएमओ का गोपनीय बातों के वहां की गोपनीय बातों को यूं सार्वजनिक किया जाना किताबों के माध्यम से ही सही ठीक है, वो भी चुनावी मौसम में? वैसे तो ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था का नाम ही लोकतंत्र है, लेकिन क्या अंदर की बातें अंदर के ही किसी व्यक्ति का यूं सामने लाना ठीक है? प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके 2 अहम व्यक्तियों की तरफ से चुनावी मौसम में आई किताबें और उसमें घटनाओं और मिसालों के जरिए उन बातों पर फिर दिया जाता जोर जो कांग्रेस और पीएम के लिए लगातार कही जाती रही हैं। लेकिन क्या पीएमओ के अंदरूनी लोगों का ऐसी किताबों के जरिए अहम और संवेदनशील बातों का सामने लाया जाना ठीक है? संजय बारू ने अपनी किताब में एचवाई शारदा प्रसाद का जिक्र खुद किया है, जिन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन इस बारे में कोई किताब लिखने से इसलिए बचते रहे क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करना ये दिखा सकता है कि ऐसा करके वो पीएमओ में काम कर चुकने के अपने प्रभाव को दिखाना चाहते हैं, और इसलिए भी कि उनका मानना रहा है कि वो हर बात से जुड़ी सभी सच्चाइयां नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि असल में किसी बात से जुड़े पूरे तथ्य हैं कितने। लेकिन इसी का दूसरा पहलू ये भी है कि आखिर ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था का नाम ही तो लोकतंत्र है, और भारत जैसे देश में जहां इतिहास को तथ्यों और घटनाओं के साथ यथारूप सहेजने में बड़ी गुंजाइश रही है, वहां क्या ऐसे कदमों का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए? खासतौर पर तब जबकि इस देश में आधिकारिक गोपनीयता के नाम पर भारत चीन युद्ध के 50 साल बीत जाने के बाद भी देश की जनता को युद्ध से संबंधित उसके हिस्से की जानकारी से इसलिए वंचित रखा जाता है ताकि उस वक्त के पीएम की छवि को किसी संभावित नुकसान से बचाया जा सके। समय के लिए दिनेश गौतम। आप देख रहे हैं वीकेंड निष्कर्ष। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, हाजिर होते हैं।